प्यारे मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भयादोहन के प्रमुख तत्व। ठीक है मित्रों सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए। भयादोहन के प्रमुख तत्व, देखिए इसके प्रमुख 3 तत्व होते हैं। भाई भयादोहन में क्या क्या होंगे बताइए। भाई एक जो है होगा धमकी देने वाला, एक होगा धमकी पाने वाला, अर्थात धमकी देने वाला जिसको धमकी दे रहा है, ठीक है, या जिसको डराने वाला डरा रहा है। ठीक है। तीसरा होता है तत्व जो है वो धमकी जो पाने वाला है, धमकी के कार्यान्वित होने वाले लाभ और हानि के बारे में सोचे। ठीक है मित्रों, जो भयादोहन के जो प्रमुख तत्व तीनों होते हैं, इसमें होते हैं एक राष्ट्र जो है जो धमकी दे रहा है किसी को या किसी को डरा रहा है, या एक शक्तिशाली है जिससे दूसरा राष्ट्र डर रहा है। ठीक है, और दूसरा होता है धमकी पाने वाला, जिसको जो है धमकी दे रहा है वो हो गया। और तीसरा जो तत्व इसमें स्वयं ही आ जाएगा वो होगा, हाँ मित्रों हम ये बता रहे थे, तो इसमें एक होता है धमकी देने वाला जो धमकी दे रहा है, जो है दूसरा होता है धमकी पाने वाला जिसको धमकी दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो तीसरा तत्व है अर्थात जिसको धमकी दिया जा रहा है, अब वो वास्तव में जिस चीज की धमकी दी जा रही हो वो पहले सोचेगा कि वास्तव में जो धमकी देने वाला है वो कर भी सकता है या नहीं, अर्थात उसके पास करने की क्षमता भी है या नहीं। इतना भी सोचना है, अगर वास्तव में उसने जो धमकी दिया है करने के लिए, अगर वास्तव में उसने कर दिया ऐसा तो हमारा कितना नुकसान होगा। ठीक है, तो जब वो सोचेगा कि अगर उसने जो धमकी दिया है, अगर उसने वास्तव में अपनी धमकी को कार्यान्वित कर दिया तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये धमकी जो है, तभी धमकी के बारे में जब हानि लाभ के बारे में सोचेगा तो तभी उसकी सफलता और असफलता उसी पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो ये हो गए 3 तत्व, जिसमें धमकी देने वाला, धमकी पाने वाला, और धमकी पाने वाला जो है उस धमकी के कार्यान्वित होने के बारे में, होने के बाद लाभ और हानि के बारे में सोचे जो धमकी देने वाले ने उसको धमकी दिया है। उदाहरण के तौर पर इस तरह समझ सकते हैं, अगर जैसे अभी हमने आपको बताया था कि अगर अमेरिका जो है पाकिस्तान को ये कहे कि हमारी बात मान लो, युद्ध मत करो भारत से, ठीक है, अन्यथा हम आपके ऊपर परमाणु हथियार फेंक देंगे, कन्फर्म है हम फेंक देंगे। अब धमकी पाने वाला जिसको पाकिस्तान ये सोचने लगे कि मान लीजिए हम अगर भारत से युद्ध करते हैं तो हमें मात्र कश्मीर मिलेगा, अगर कश्मीर मिलेगा ठीक है, लेकिन अगर अमेरिका ने हम पर परमाणु बम फेंक दिया तब क्या होगा। अब फेंकने के बाद कहीं हिरोशिमा और नागासाकी वाली स्थिति हमारी भी हो जाएगी तो कश्मीर मिलना ना मिलना सब बराबर हो जाएगा। अब उसके दिमाग में रहेगा तो वहीं पर तुलना करेगा, तो वहीं अगर उसके मन में लगा गया कि हाँ जो है वास्तव में अमेरिका फेंक सकता है और एक बार हिरोशिमा और नागासाकी में बम फेंक कर वो दिखा भी चुका है, तो वास्तव में कर सकता है, इसलिए अब वो सोचेगा कि हाँ बहुत नुकसान होगा, इससे अच्छा है छोड़िए जाने दीजिए, युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है मित्रों, तो यहां पर समझ लीजिए कि धमकी जो है कार्यान्वित हो गई, सफल हो गई। अब यहां पर हम आगे पढ़ते हैं धमकी के भयादोहन की सफलता के प्रमुख तत्व। भयादोहन की सफलता के प्रमुख तत्व, देखिए इसमें भयादोहन की सफलता के जो प्रमुख तत्व हैं वो इस प्रकार हैं भाई कि भयादोहन हमारा सफल कैसे होगा। यहां पर जो है भयादोहन की जो सफलता है वो प्रमुख रूप से 2-3 तत्वों पर निर्भर है, क्योंकि अगर वो सफल होगे वो तत्व सफल तभी होगी। इसमें जो पहला है वो है संचार। संचार का मतलब बातचीत का माध्यम, धमकी देने का माध्यम। देखिए यहाँ पर धमकी जो है वो प्रभावशाली होनी चाहिए, यानी धमकी प्रभावपूर्ण तरीके से इस तरह दिया जाए कि धमकी पाने वाले को लगना चाहिए कि वो जो कह रहा है वास्तव में वो कर देगा। ठीक है, और धमकी प्रभावशाली तभी होगी जब दोनों धमकी देने वाले और धमकी पाने वाले के बीच में सीधी वार्ता हो। मित्रों आप देखते हैं कभी पड़ोस में जब झगड़ा होता है तो वास्तव में अगर कोई पक्ष दब जाता है तो झगड़ा नहीं होता, वो दबा लेता है, लेकिन अगर दोनों टाइट हो गए तो झगड़ा तभी होगा। अच्छा, सीधी वार्ता होगी, सीधे धमकी होगी, सीधे एक दूसरे के ऊपर प्रभाव होगा, डायरेक्ट कोई लाठी निकाल रहा है तो कोई बंदूक निकाल रहा है, तो वहीं पर ये लगेगा कि हाँ कौन डरता है कौन नहीं डरता। ठीक है, तो धमकी प्रभावशाली तभी होगी जब धमकी देने वाले और पाने वाले के बीच में सीधी वार्ता हो। संदेशवाहकों के माध्यम से संदेश नहीं देना है,
डायरेक्ट बातचीत हो कि अगर आपने ऐसा किया तो हम ये कर देंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट वार्ता हो। और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मित्रों, जो वास्तव में परमाणु हथियारों से एक बार पहली बार जो बचा गया वो है क्यूबा संकट। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सन 1963 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हार्ट लाइन की स्थापना की गई, क्योंकि 1962 में क्यूबा संकट के समय महाशक्तियों के बीच में परमाणु युद्ध होते होते बचा था। भाई 1962 के बाद हार्ट लाइन का मतलब जब भी होगा दोनों के राष्ट्राध्यक्ष सीधी वार्ता करेंगे, ठीक है, सीधी वार्ता करेंगे और उसी के आधार पर यह निर्भर होगा, निर्णय लिया जाएगा कि वास्तव में युद्ध होना चाहिए या नहीं। अब यूं कहिए कि क्यूबा संकट के समय ये गुटनिरपेक्ष राष्ट्र और तृतीय विश्व के देशों ने बचा लिया, नहीं तो उस समय ही जो है ये तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जाता, ठीक है। चलिए, पहला नंबर होता है संचार, जो हम पढ़ चुके हैं, अर्थात धमकी प्रभावशाली होना चाहिए। और दूसरा होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब विश्वास के लायक, अर्थात जो राष्ट्र धमकी दे रहा है उसकी क्षमता धमकी को कार्यान्वित करने की है भी या नहीं। जैसे हमने आपको बताया था ना, अगर चूहा एक जो है हाथी को धमकी देगा तो उसमें विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चूहा जो करेगा वो विश्वास के लायक नहीं है। वो हाथी को धमकी अगर जबरन भी दे रहा है तो कर नहीं सकता, ठीक है। तो फिर कहते हैं बंदर घुड़की, यानी जिसमें कार्य करने की क्षमता ना हो, अगर वो धमकी दे रहा है जिसका कोई डर ही ना हो, तो कहते हैं बंदर घुड़की, ठीक है। चलिए, तो अर्थात वो राष्ट्र, जो दूसरा तत्व है सफलता का, विश्वसनीयता होना चाहिए। अर्थात राष्ट्र के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि जो कह रहा है वो कर देगा, ठीक है। अर्थात धमकी देने वाले में धमकी को कार्यान्वित करने की योग्यता होनी चाहिए। धमकी देने वाले की शक्ति धमकी पाने वाले से अधिक होनी चाहिए, और सबसे बड़ा विश्वास ये होना चाहिए कि धमकी देने वाला धमकी को कार्यान्वित भी कर सकता है। मित्रों, जैसे कहते हैं ना कि बहुत से लोगों बंदूक जरूर खरीद लेते हैं, रिवॉल्वर जरूर रख लेते हैं, राइफल जरूर खरीद लेते हैं, लेकिन उनको मारने का जो कलेजा होना चाहिए उनके अंदर वो वास्तव में नहीं होता, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज यही है विश्वसनीयता में कि ताकत भी होनी चाहिए, और ताकत होने के साथ साथ ताकत का प्रयोग करने की क्षमता भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला है तार्किकता। तार्किकता का मतलब कि धमकी जो है तार्किक एवं विवेक युक्त होनी चाहिए, तभी धमकी पाने वाला धमकी को गंभीरता से लेगा, धमकी से होने वाले लाभ हानि के बारे में सोचेगा। अब यहाँ तार्किकता का मतलब क्या है मित्रों? तार्किकता का मतलब ये है कि धमकी जिसके लिए दिया जा रहा है, मान लीजिए हमने पाकिस्तान को धमकी दे दिया कि पाकिस्तान आक्रमण भारत कश्मीर पर ना करे, अन्यथा उसको बहुत नुकसान होगा। तो तार्किकता के तरीके पर हम ये बताएंगे कि अगर पाकिस्तान कश्मीर पर हमला करता है तो हमें भी हमला करना पड़ेगा, जिसमें हमारा इतना खर्च होगा, कश्मीर में जो कुछ भी नष्ट होगा हम उसको झेलने के लिए तैयार नहीं है। अर्थात हमारा अगर करोड़ों का नुकसान होगा, अरबों खरबों का नुकसान हो जाएगा अगर तुमने ऐसा किया तो। अगर तुमने ऐसा किया तो अरबों खरबों का हमारा नुकसान होगा, या यूं मानकर चलिए हमारा एक राज्य नष्ट हो जाएगा, और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। और इसको बचाने के लिए हम जो है तुम पर परमाणु हथियार फेंक सकते हैं। तो यहां पर तार्किकता का मतलब ये दिखाना है कि वास्तव में जो है इतना ज्यादा नुकसान होगा जो धमकी दे रहा है कि वह उसके बदले में उससे बचने के लिए वो जो कह रहा है कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो ये तार्किक होना चाहिए और विवेक युक्त होना चाहिए, जिसके द्वारा ये सिद्ध हो जाए कि अगर धमकी को कार्यान्वित उसने कर दिया तो वो कर सकता है, क्योंकि उसका बड़ा नुकसान होने वाला है विपक्षी की कार्यवाही से। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि धमकी देने वाला अपने तर्कों के आधार पर इस बात का विश्वास दिलाए कि विपक्षी को मनचाहा कार्य करने से धमकी देने वाले का इतना नुकसान होगा कि इसे भुगतने के लिए वह तैयार नहीं है, और इसे बचने के लिए वह किसी भी सीमा तक जा सकता है, युद्ध तक भी जा सकता है, और विपक्षी का विनाश भी कर सकता है। ठीक है, अर्थात तर्क द्वारा ये उसको बताना होगा कि आपने अगर ऐसा किया तो हमारा इतना नुकसान होगा, इतना नुकसान हम अपना उठा नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि अपने इस नुकसान से बचने के लिए हम आपका विनाश पहले कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है मित्रों तार्किकता। अगला है विकल्प। विकल्प का मतलब कि शत्रु के पास युद्ध के अतिरिक्त भी विकल्प बताया जाए,
यानी विकल्प के अभाव में युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। यदि युद्ध होता है तो भयादोहन का सिद्धांत असफल हो जाता है, क्योंकि भयादोहन की सफलता भय के वशीभूत होकर दूसरे को भयभीत बनाकर युद्ध से बचने का ही होता है। यहाँ विकल्प का मतलब ये होता है मित्रों कि अगर आपने युद्ध किया तो हमारा नुकसान होगा, हम इसके लिए युद्ध कर सकते हैं, आपका विनाश भी कर सकते हैं। अब आपके पास विकल्प ये है कि अगर आप अपना विनाश से बचना चाहते हैं तो आप हमारी बातों को मान लीजिए। अर्थात विकल्प आपको बताना होगा कि युद्ध से बचने के लिए और विनाश से बचने का विकल्प कोई होता है। मित्रों आप यूं समझ लीजिए, क्योंकि अगर विकल्प नहीं होगा तो युद्ध अवश्यंभावी हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं, अगर आपने किसी सांप को, किसी जानवर को अगर आपने चारों तरफ से घेर लिया है और उसके भागने का जब रास्ता बंद हो जाता है तो वही जानवर, वही सांप, चाहे जो भी हो, वही आक्रामक हो जाता है। क्यों आक्रामक हो जाता है? क्योंकि उसके बचने का रास्ता ही बंद हो गया है। तो इसी तरह अगर शत्रु के पास युद्ध के विकल्प, अगर युद्ध से बचने का विकल्प नहीं होगा तो युद्ध तो होगा ही। इसलिए युद्ध का जब विकल्प होगा तो युद्ध से बचने के बारे में शत्रु सोचेगा कि ऐसा है, शांति को बनाए रखा जाए, युद्ध से बचने का यह तरीका है। अन्यथा अगर युद्ध होता है तो हमारा प्रतिद्वंदी हम पर परमाणु हथियार का प्रयोग करेगा, जिससे हमें बहुत बड़ा विनाश होगा। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया जो है। अब इसको हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, एक पार्ट और बना देंगे। तब तक आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए।